नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? जब भी आप कोई कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं, खरीदते हो, तो आपको खरीदने और बेचने यानी कि जो उसकी परचेज वैल्यू और जो सेल वैल्यू, उसका जो डिफरेंस है, उस पर टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कह देते हैं। अब इसमें कैपिटल एसेट्स क्या हो सकती है? हो सकता है आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हो, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती है। तो अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जिसमें 65% से ज्यादा की इक्विटी हो, 12 महीने या उससे ज्यादा होल्ड कर लिए हैं, तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात करें तो यहां पर 24 महीने का टाइम पीरियड दे रखा है। ये पहली वाली टाइमलाइन 22 जुलाई 24 से पहले की है बजट आने से, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। 35 से 65% का इक्विटी है अगर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 24 महीने का पीरियड है। ध्यान रखिए 65% से ऊपर में 12 मंथ का पीरियड है, और 35 से 65% का इक्विटी है तो 24 मंथ का पीरियड बनाया गया है लॉन्ग टर्म उसको डिक्लेयर करने के लिए। और ऐसे म्यूचुअल फंड जिसका डेप्थ 65% से ज्यादा हो, इंटरनेशनल गोल्ड हाइब्रिड मॉडल हो, उसके लिए भी 24 महीने। डेप्ट म्यूचुअल फंड जिसमें 65% से ज्यादा का डेप्ट है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। तो डेप्ट म्यूचुअल फंड हमेशा शॉर्ट टर्म माने जाएंगे अगर वो 65% से ज्यादा का डेप्ट है और 1 अप्रैल 1 के बाद वो बाय किए हैं तो। डेप्ट म्यूचुअल फंड को यहाँ पे प्रमोट किया गया है कम टैक्स लगा के। अदर म्यूचुअल फंड के केस में फिर से 24 महीने है, तो सिर्फ 12 महीने एक ही केस में जहां पे 65% से ज्यादा का इक्विटी है। तो गोल्ड के केस में 24 महीने, रियल एस्टेट के केस में 24 महीने, लिस्टेड बॉन्ड के केस में 12 महीने का पीरियड होता है। 12 महीने से कम होगा शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म। अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज जैसे कि INVITs RETs होते हैं, उसके लिए 12 महीने कर दिया गया 36 महीने से घटाकर। अनलिस्टेड बॉन्ड डिबेंचर के लिए 24 महीने। तो 36 महीने का पीरियड अब कहीं पे भी नहीं है, 12 और 24 में डिवाइड किया है। 12 महीने का पीरियड सिर्फ दो जगह दे रखा है। इक्विटी से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 65% ज्यादा की इक्विटी है तो 12 महीने है, और इसके अलावा लिस्टेड बॉन्ड्स और अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में भी 12 महीने का पीरियड देखा जाएगा। बाकी सारे केस में 24 महीने का पीरियड। बजट में एक और चेंज हुआ था, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT जो लगता है ट्रांजेक्शन के ऊपर जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसको बढ़ाकर 0.0625 से 1% कर दिया गया है ऑप्शन के केस में, और फ्यूचर के केस में इसको 0.125% बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। तो शॉर्ट टर्म टैक्सेबिलिटी कब रहेगी? अगर इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड फंड 65% से ऊपर वाले हैं, REIT जो ऊपर पड़े थे, तो पहले 15% का टैक्स रेट था, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई के बाद अगर बेचा है तो 20% लग जाएगा। अदर एसेट के केस में स्लैब रेट से ही टैक्स लगेगा, जो आपका स्लैब रेट हमने पहले टैक्स रेट में पढ़ा था। लॉन्ग टर्म की बात करें इक्विटी शेयर के केस में 10% विदाउट इंडेक्सेशन था, अब 12.5% कर दिया गया है। 65% से ऊपर वाला डेप्ट जो अप्रैल 1 के बाद खरीदा गया उसके केस में स्लैब रेट से लगेगा। अदर एसेट के केस में 12.5% कर दिया गया है, विदाउट इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसको दिया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 22 जुलाई से पहले पहले बेचनी है, तो वहां पर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो 20% का टैक्स पे करके, जो पहले करते थे। 23 जुलाई या उसके बाद से कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, उसको विदड्रॉ कर दें। नेक्स्ट है कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये यूज होता है हमारी कैपिटल एसेट्स के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए। तो 24-25 के लिए 363 है। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं, एग्जांपल इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एसेट
2012-13 में 20 लाख रुपए की खरीदी थी और आज आपने उसको 20 जुलाई को 20 जुलाई को आज आपने उसको 50 लाख का बेच, चलो मान के चलिए 30 लाख का बेच दिया है। 20 की खरीद के आपने 30 लाख की बेच दी, तो वैसे तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 10 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपने 20 जुलाई से पहले, 22 जुलाई से पहले पहले बेचा है। तो या तो आप 10 लाख पे सीधा 10% टैक्स दे सकते हो विदाउट इंडेक्सेशन, जो कि हो जाएगा कितना, लगभग लगभग 1 लाख रुपए। या फिर आप इसका इंडेक्स कोस्ट निकालो, तो 20 लाख का अगर मैं इंडेक्स कोस्ट निकालूं भाई, प्रॉपर्टी की वैल्यू जब 20 लाख रुपए थी, मैंने कब खरीदी, 2012-13 में, तो इंडेक्सेशन कितना था, 200 था। अब कितना हो गया, 363 हो गया है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करके निकालूं तो 36 पॉइंट में 3 लाख रुपए की मेरी वैल्यू आती है। तो 30 लाख में से 30 लाख की मेरी सेल वैल्यू है। अब मेरी इंडेक्स कॉस्ट होगी 36.3 लाख आई, तो मेरे को तो लॉस हो गया गेन की जगह 6 लाख का, इसलिए मेरा यहाँ पे नील टैक्स बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने यही प्रॉपर्टी 25 जुलाई को बेची होती तो मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलता और मुझे सीधा सीधा इस पर 12.5% टैक्स यानी कि 1,25,000 रुपए का टैक्स मुझे देना पड़ता। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन कहां कहां पर मिल जाती है। सेक्शन 54, अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और उसके बाद आपने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली या दो भी खरीद ली, 1 साल पहले बेचने के या 2 साल बाद कंस्ट्रक्ट करा लिया या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो जो भी आपने अमाउंट नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है और जितना आपको कैपिटल गेन हुआ था 10 करोड़, जो भी लॉस होगा उतना आप, जो भी लेस होगा उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 30 लाख की बेची थी, ऊपर वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं। 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ, और मैंने 12 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो जो 12 लाख का इनकम है ये मेरा टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 54F की। 54F क्या कहता है, अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म एसेट थी, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, शेयर हो, कुछ भी हो, उसको बेचकर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो, 2 साल बाद या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, तो जो भी कैपिटल गेन हुआ था नई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट सेट कंसिडरेशन, यानी कि 4 लाख रुपए, ये आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 54B कहता है अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसको आप बेचकर एग्रीकल्चर लैंड ही लेते हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड लेते हो, 2 साल के अंदर अंदर जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 54 इसी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार यूज होती है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेची और उसमें आपने नहाई या व्हीकल के बॉन्ड खरीद लिए जो कि 5 साल बाद रिडीमेबल होंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किए जाएंगे, ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने 6 महीने के अंदर कर दिया प्रॉपर्टी सेल करने के, तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है ट्रांसफर में, जितनी एसेट परचेज करी थी, वो आपको बेनिफिट उसका टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन ये 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। और यहाँ एग्जांपल दे रखी है, अगर आपकी 15 करोड़ की सेल्स कंसिडरेशन है, 6 करोड़ का कैपिटल गेन है, 13 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो 6 करोड़ का कैपिटल गेन डिवाइड इंटू में मैक्सिमम 10 करोड़ डिवाइड बाई सेल के 15, तो ये कितना निकल जाएगा आपका, 4 करोड़ का एग्जेम्पशन निकल जाएगा। दूसरे केस में
एक्सपेंसिव 8 करोड़ की है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 करोड़ का एग्जाम्पशन मिलेगा। और तीसरे केस में 12 करोड़ का कैपिटल गेन, 10 की लिमिट है मैक्सिमम इंटू 25, तो 4.5 करोड़ का एग्जाम्पशन आपको मिल सकता है टैक्स के ऊपर। अब इसमें आता है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कब मानते हैं और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कब मानते हैं। तो अगर कोई लैंड जो है वो म्युनिसिपैलिटी की ज्यूरिडिक्शन के अंदर आती है, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है, तो अर्बन मानी जाएगी। लेकिन अगर वो उसके लिमिट्स के बाहर है, तो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, तो 2 किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन माना जाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है तो 6 किलोमीटर तक माना जाएगा, और 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक का एरिया भी आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है, जो अर्बन नहीं है, रूरल को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसी के साथ ही हमारा कैपिटल गेन टैक्स खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।